मेरा जेआरएफ नहीं होता। बस 3 मंथ बचे हैं सिर्फ, ठीक है। टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पांस। मुझे बहुत अच्छा लगा, चीजें समझ में आई है और आपने और भी फर्दर क्वेश्चन किए हैं। वो 1 बाय 1 ही आंसर दे रही थी। काफ़ी लोगों को मैंने ट्राई किया 1 बाय 1 आंसर देने की, बट लैक ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स वगैरह है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी को आंसर दूँ और बहुत डिटेल से अच्छे से दूँ। तो मैं हर एक इंसान को नहीं दे पाऊँगी ये आंसर्स, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सब चीज़ें लिखी है कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस पे कैसे कैसे जाना है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम कुछ चीज़ें लिखते नहीं है तो फिर हम टॉपिक से भटक जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। बट मुझे ना तो आपका टाइम वेस्ट करना है ना अपना टाइम वेस्ट करना है, तो जस्ट हम पॉइंट की बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट बताने वाली हूँ, जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्वेश्चंस इस वीडियो में आगे फुलफिल होगा या नहीं होगा, जिससे आप आगे वीडियो देखना चाहें या उस पर ही सीधा 2x करके सीधा उस पर चले जाएं, या फिर हो सकता है आप वीडियो बीच में ही छोड़ के जा भी सकते हो, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ओके, तो हम वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, वो आए हैं एमएससी के स्टूडेंट्स के, कि हम लोग एमएससी में है, हम आगे क्या करें। या फिर कुछ लोग अभी फर्स्ट सेम में है, कोई लास्ट सेम में है, कोई अभी एमएससी में एडमिशन लेने वाले हैं। तो सबका सेम क्वेश्चन है कि एमएससी के साथ किस तरह से प्रिपरेशन करें सीएसआईआर नेट जेआरएफ की। तो मैं सबसे पहले वो स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद में लोग पूछ रहे हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑलरेडी, हम पीएचडी करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें। उनको हेल्प करने के लिए उनको नेट की भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो विदाउट नेट। फिर काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पुटअप किया है कि हम कैसे एडमिशन ले पीएचडी के अंदर, तो वो मैंने पूरा गाइड किया है उनको। फिर जिन लोगों ने पीएचडी कर रहे हैं जो ऑलरेडी, मैंने जैसे अपनी स्टोरी आपसे शेयर की थी कि मैंने लीव कर दी थी बीएचयू, आपने किस तरह से गाइड लीव किया और इज देयर एनी चांस टू ट्रांसफर गाइड, तो इसका मैं आंसर देने वाली हूँ। नेक्स्ट, कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है, उनको रिसर्च में प्रॉब्लम आ रही है कि उनसे रिसर्च पेपर रीड नहीं किए जा रहे, किस तरह से उनको पेपर रीड करना चाहिए, हम इस बात का भी आंसर देंगे। आपको बुक्स वगैरह बताने वाली हूँ, क्या क्या बुक्स आपको काम में आने वाली है। विथ जेआरएफ क्या फ़ायदा होता है, विदाउट जेआरएफ पीएचडी करने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, हम सब ये सब चीज़ें आज बातें करने वाले हैं। तो आई होप कि मैं आपको डिटेल से हर चीज़ का आंसर दे पाऊँ। इतने अटेम्प्ट में नेट क्लियर किया है, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहती हाँ भाई मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट, किसको पता लग रहा है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन मैंने थर्ड अटेम्प्ट में किया है। और ये भी मैं चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट थे उनमें ना तो मैं पढ़ाई को इतना टाइम दे रही थी और ना मैं सीरियस थी, जनरली बताऊँ तो मुझे नहीं लगता अगर मैं उस वक्त अगर ढंग से पढ़ती तो हो जाता, ठीक है। ये आप लोग भी जानते हो, क्योंकि हम दूसरों को झूठ बोल सकते हैं कि भाई ये हो गया था वो हो गया था, मैंने अपना 100% दिया, बट खुद को आप झूठ नहीं बोल सकते हो। तो मुझे पता है कि आई डोंट गिव माई 100%। इवन जब मेरा जेआरएफ हुआ था मैं तब भी अनसेटिस्फाइड थी खुद से कि अभी मैंने नहीं दिया है। मैं उस वक्त भी ये सोच रही थी कि रिजल्ट आएगा अगर नेगेटिव तो मैं इस बार अपने आप को झोंक दूंगी इस चीज़ में, बट फॉर्चुनेटली रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। तो इसलिए मुझे उसकी दोबारा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी, बट मैंने तब भी अपना 100% नहीं दिया था। बट जो मैंने सीरियसली में जो 2 अटेम्प्ट दिए थे उसमें मैं सीरियस भी नहीं थी, ठीक है। सीरियस होना वन थिंग एंड सेकेंड थिंग आप अपना 100% दे रहे हो, दोनों अलग अलग चीज़ होती है। ओके, तो मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में दिया था जब कोरोना था और लॉकडाउन था, तो मैंने पूरा फोकस उसमें अपना टाइम दे पाई थी। ओके, दिस इज माई आंसर। अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो सीएसआईआर का एग्ज़ाम दे रहे हैं जून में, ठीक है। अभी जैसे आपको पता है कि एक ईयर में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करके। तो क्यों वेस्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो आप वेस्ट। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बहुत सालों बाद में होता है, एक साल में 2 बार आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने का मौका मिल रहा है, इससे बेटर क्या होगा, कुछ भी नहीं। ओके, तो गो फॉर इट। एंड अपना मतलब अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो अभी दो, अभी जो 3 मंथ बचे हैं, हाँ 3 मंथ बचे हैं आपके पास, अभी अपना 100% दे दो, हो जाएगा। मैं लिख के दे देती हूँ, अगर ना होना और आप मेरे पास आ सकते हो इस चीज़ को लेके कि आपने बोला था हो जाएगा, हमने अपना 100%, ये
अगर नहीं हुआ आपका तो यू कैन कम टू मी एंड आई विल टॉक टू यू, ओके, कि क्या दिक्कत थी। तो काफी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप अपना 100% दो इस चीज पे, ओके। तो हम स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है आपकी, जो मैंने फॉलो की। जरूरी नहीं आप मेरी कॉपी करो, बस आप आइडिया ले सकते हो कि हम अगर इस चीज को अपनाएं तो क्या हमारा हो सकता है। और सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की, बट काफी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप अपनी पढ़ाई करने की ट्रिक बताओ, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम पैटर्न शेयर करेंगे कि इसमें पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न A B C तीन पार्ट होते हैं। ए में होता है जनरल रीजनिंग का पार्ट, बी में होता है फैक्चुअल, और सी में होता है एक्सपेरिमेंटल लार्ज क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो ए पार्ट में जो जनरल रीजनिंग है, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर वाले क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशंस होते हैं, क्रैक कर सकते हो। 1 2 5 वीडियो देखो आप, सॉल्व करो क्वेश्चन को दोबारा, और MCQ प्रैक्टिस करो। तो इससे आपकी बहुत हेल्प होगी एग्जाम में। ऐसे मान लो आप 10 नंबर बना सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा आप कोशिश मत करना, नेगेटिव करने की कोशिश मत करना। अगर आपको लग रहा है हो रहा है तो ही उनको अटेम्प्ट करना। तो ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ ये, कि इसने मुझे थोड़ा सा ऐसे गिफ्ट वाले क्वेश्चन दे दिए थे। जैसे होता है ना, कुछ मार्क्स आपको गिफ्ट में मिल जाते हैं। तो ऐसे मान लो कि मेरा अगर सिलेक्शन हुआ वो ए पार्ट की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर उतने जो नंबर ए ने दिए थे वो नहीं होते तो मेरा JRF नहीं होता। 3 पार्ट आ रहे हैं तो तीनों की प्रिपरेशन करो ना। क्यों आप एक को छोड़ रहे हो, जबकि उसमें इतना कुछ दिमाग भी नहीं लगाना, आपको जनरल नॉर्मल सेंस की चीजें लगानी है। तो पार्ट बी है फैक्चुअल क्वेश्चन। इसके अंदर बेसिक्स होते हैं, ठीक है, जो आप बेसिक पढ़ते हो। ऐसा भी होता है कई बार एग्जाम आप दे रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, और आपको याद आया कि भाई ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास 11th में, क्लास 12th BSc में पढ़ा था, और आप उसका आंसर वहां कर पा रहे हो। तो आपकी जो डीप मेमोरी में है ना, वैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी में। तो यहाँ थोड़ा सा आपको रेटाफिकेशन का यूज करना पड़ेगा। हालांकि मैं बोल रही हूँ ये चीज, मुझसे नहीं होता है रेटिफिकेशन, बट फिर भी ट्राई करना आप, अगर आप कर पाओ तो। और फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक के नाम हो गए, या फिर कोई डेट हो गई, ये सब चीजें होती है। कोई एंजाइम का नाम हो गया, उसका फंक्शन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी में। पार्ट सी में एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं, जो कि रिलेटिव होते हैं, दूसरी यूनिट से भी हो सकते हैं वो। जैसे 2 यूनिट्स को मिला के कोई एक क्वेश्चन बना दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि सी पार्ट का जो क्वेश्चन होता है, आप उसको रीड करोगे ना, उसमें बहुत सारे डेटाज होते हैं जो आप लिख सकते हो। एक अपनी हैबिट बना लो कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अंडरलाइन करना होता है आपको। मैं घर आपके पास एक पेज होगा वहां पे, ठीक है, आपको वहां पे डेटा लिखने होते हैं। अगर आप मतलब CBT दे रहे हो आप, ठीक है, तो CBT में आपको लिखना होगा, छोटा छोटा लिख लो। आपके पास बहुत सारा डेटा होगा, आपको इंटरकनेक्ट करके उसका आंसर दे पाओगे, ओके। होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये। तो आप ऐसे मत सोचना कि मैं इसको कैसे पढूं। वो लास्ट जो लाइन होती है क्वेश्चन, वो होता है जो स्टार्टिंग में होते हैं, वो सिर्फ डेटा होते हैं, तो उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना सी पार्ट को, समझ में आएगा कि कितने प्यारे क्वेश्चन होते हैं सी पार्ट में, ठीक है। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उनको छोड़ने की, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग वही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये थे 3 पार्ट। ये मेरी थिंकिंग है कि मैं ए पार्ट और बी पार्ट और सी पार्ट के बारे में क्या सोचती हूँ, ठीक है। अब है कि आपको क्या करना है। आपके पास 3 मंथ बचे हैं सिर्फ, ठीक है। टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करने हैं MCQ प्रैक्टिस, PYQ प्रैक्टिस। सिलेबस आपने डाउनलोड कर लिया होगा, इतने पागल आप हो नहीं कि आप मेरे पास आगे क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या करें और सिलेबस भी डाउनलोड नहीं किया। अगर ऐसा है तो फिर भाई संभल जाओ, ठीक है। सिलेबस हमने डाउनलोड कर लिया, आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। PYQ देख के आपको पता लग जाएगा। अगर नहीं पता है तो अभी भी टाइम है, PYQ सॉल्व करो, ठीक है। MCQ दो, डेली देना होगा आपको, एक भी दिन मिस नहीं करना है आपको, ओके। और जो भी मेरी बात सीरियसली समझ रहे हैं ना, वो मेरे को सेंड करेंगे, ठीक है। मैं सबकी देखूंगी कि हाँ भाई स्टार्ट हो गया, मेरी बात का थोड़ा बहुत आपको लगा है तो, ठीक है, सेंड करना मुझे अपना जो भी अपने ट्रैक, परफॉर्मेंस ट्रैक जो बनाया है वो, ठीक है। फिर आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स ये नहीं होते हैं कि कोई बहुत बड़ा टॉपिक ले लिया उसके शॉर्ट नोट्स बनाने लगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स उन चीज़ों का बनाना है जो आपको याद नहीं हो रही है, उनको याद करने की ट्रिक्स वगैरह लिखनी है। किसी
किसी चीज़ को समझने के लिए आपको किस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, वो चीज़ें आप लिख रहे हो शॉर्ट नोट्स में, उनको आप याद करोगे बाद में। ऐसा नहीं है कि आप लिख के भूल गए, जो मेरी आदत थी, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 तरीके। जो बेस्ट है वो है एलिमिनेशन मेथड, मतलब कि आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 में से आप 2 तो आराम से एलिमिनेट कर देते हो, फिर आपको बस मिलते हैं 2, फिर उनमें से आपको देखना है कि क्या हो सकता है सबसे ज्यादा। ये तब की बात है जब आपको कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है, तब भी आप ट्राई कर रहे हो, तब करना है आपको ये एलिमिनेशन मेथड वाला। ऑड वन आउट आप कर सकते हो, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कुछ तो ऑड होते हैं, उनका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, आंसर से, तो उनको आप ऑड वन आउट करके आउट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका नेगेटिव में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको करना है, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें मेरी कमी है, तो वहां आप क्या कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो, उस पे बैक में रिवर्स मेथड पे जाके आप उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही है मैं क्या भाषा बोल रही हूँ। फिर है बुक्स। तो बुक्स में यहाँ लिस्ट लगा दूंगी पूरी बुक्स के नाम, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनके, लेकिन जिनको अभी डीप स्टडी नहीं करनी है, अभी थोड़ा फटाफट पढ़ना है, वो अभी ये बुक्स मत परचेज करना, वो अभी पाथ फाइंडर पे रिलाई करना। अपनी एमएससी की जो भी बुक्स है आपके पास वो पढ़ो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यूट्यूब चैनल के लिंक दे दूंगी मैं, ठीक है, नाम दे दूंगी, उनको आप सर्च करो, उनसे आप पढ़ाई करो। ओके, अभी आपके पास 3 मंथ है, तो आप बहुत स्मार्टली अपने टाइम को मैनेज करो। बोल रहे कि हम एमएससी के साथ भी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, जो एमएससी कर रहे हैं वो डेली क्लास में जाएंगे। ऐसा एक दिन भी नहीं होगा जब आप क्लास नहीं ले रहे हो। ऐसा जरूर हो सकता है अगर आपको पढ़ा नहीं रहे हैं वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी क्लासेस चल रही है तो डोंट मिस देम। मैंने कभी भी अपनी एमएससी क्लास मिस नहीं की, ठीक है। सेल्फ स्टडी करनी है आपको, घर आके वो चीज़ पढ़नी है जो टीचर ने पढ़ाया है, फिर आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं नेक्स्ट डे जाके टीचर्स को, कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये टॉपिक आप क्या प्लीज़ डिस्कस करोगे हमारे साथ, ठीक है। और आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं हमारी तो पढ़ाई नहीं होती है कॉलेज में, तो आप अपना एक ग्रुप लो, एक ऐसा ग्रुप जो सब तैयारी कर रहे हो नेट की, ठीक है। अगर वो नहीं भी कर रहे हो तो जबरदस्ती उनको इंटरेस्ट में ले आओ कि चलो मैं पढ़ाते हूँ तुमको, और तुम्हारा एमएससी तो हो ही जाएगा क्लियर मेरे पढ़ाने से। तो उनको, एमएससी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत इजीली हो जाती है, ठीक है, बिना पढ़े भी हो जाती है, ठीक है। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ सीरियसली, मैंने एमएससी की पढ़ाई करी ही नहीं ऐसे मान लो, बस मैंने डेली क्लास ली थी, सेल्फ स्टडी की थी, और मुझे लग रहा था मैं एमएससी की नहीं पढ़ रही हूँ, मैं नेट की पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो हो गया था आराम से। और आपको क्या करना है, एक दूसरे को एक एक टॉपिक देना है कि ये टॉपिक तुम पढ़ाओगे, ये तुम पढ़ाओगे, ये तुम पढ़ाओगे, ऐसे करके आपकी पूरी एक यूनिट कंप्लीट हो सकती है। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है पढ़ने की, और अच्छा माहौल बनता है, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है फ्रेंड्स के अंदर। ओके, डिस्कशन करना होता है टीचर्स के साथ, और प्रैक्टिकल करने होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल आप डेली जाओ, समझो कि ये हम क्यों यूज कर रहे हैं। जैसे आप कुछ भी विधि आपको बता दी, कोई मेथड बता दिया, ये इसमें ये स्टेन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वजह देखो, ठीक है। एमएससी लर्निंग प्रोसेस है, तो इसमें आप रटना मत करो, ठीक है, लर्न करो। बहुत कम लोग होते हैं जिनको कॉलेज जाने का मौका मिलता है, तो गवाओ मत इसको। ओके, तो ये हो गया एमएससी के साथ करने के लिए। और एमएससी में आपके पास ऑथेंटिक बुक पढ़ने का बहुत टाइम होता है, ठीक है। ऑथेंटिक बुक पढ़ना साथ साथ में, और डिटेल नोट्स बनाना खुद के, ठीक है, हैंडमेड खुद के होने चाहिए, किसी और के कॉपी वाले नोट्स नहीं, खुद के नोट्स बनाना, ठीक है। कोई कोचिंग की नीड नहीं है, एमएससी खत्म होने से पहले आपकी जेआरएफ हो जाएगी। अब हम बात करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो करना चाहते हैं नेट की प्रिपरेशन, तो बुक्स स्ट्रेटजी सब यही रहने वाली है, ठीक है। आप बस, आपको अपना टाइम मैनेज करना है कि आप कैसे अपनी जॉब से टाइम निकाल के कैसे प्रिपेयर करोगे बस। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, तो मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं आपको पहले राजस्थान का बता देती हूँ कि स्टेट जीके होता है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया जीके नहीं होता है, स्टेट जीके होता है, वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो वो आपको प्रिपेयर करनी है, प्लस सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। सब्जेक्ट वही एमएससी का बेसिक सब्जेक्ट, कोई आपको हाई क्लास नहीं जाना। जब नेट की तैयारी की आपने, आप हाई क्लास चले गए
तो आपको बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक बुक्स आपको खरीदनी है, क्लासिकल वाली सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नेट में क्लासिकल नहीं होता है, इसलिए हमारा थोड़ा वहाँ कमज़ोर रह जाता है, बेसिक जैसे मेरा भी रहता है। तो बेसिक बुक्स पढ़नी है आपको आरपीएससी के लिए। इसी तरह अदर स्टेट के लिए आपको वहाँ की जीके प्लस कुछ कुछ में इंडिया जीके भी दे देते हैं, एमपीपीएससी है, यूपीएचएससी है। ठीक है, एमपीपीएससी, यूपीएचएससी, बीपीएससी, एच और ये सब है। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ लोग बोल रहे थे कि पीएचडी की नीड होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में, तो नहीं, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज में नीड होती है पीएचडी की। ठीक है, बाकी आप कहीं भी विथ नेट अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके, और नेट भी अगर आपका इंटरव्यू तक हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका नेट नहीं है तो भी आप एग्जाम दो असिस्टेंट प्रोफेसर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएचडी। पीएचडी में एडमिशन कैसे लेना है आपको? ठीक है, पीएचडी में दो टाइप के लोग एडमिशन लेते हैं, विथ जेआरएफ, विदाउट जेआरएफ। मैं विथ जेआरएफ हूँ, इसलिए मैं आपको फायदा बता सकती हूँ कि विथ जेआरएफ होने का फायदा ये होता है कि आपको फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत नहीं आती। आप कोई भी केमिकल लेने से पहले, कहीं कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले, कहीं कहीं भी मतलब फील्ड विजिट करने से पहले आप सोचोगे नहीं कि मेरे पास पैसे है क्या। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको फीस भी देनी होती है यूनिवर्सिटी की, आपको लैब के लिए सामान लेके आना पड़ता है, तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है। प्लस आपको घर वालों को भी ये लगता है कि ये लोग कुछ अर्न कर रहे हैं, वरना वो सब ऐसे हो जाएंगे कि हम पे अभी भी बोझ है, अभी भी हम ही इनको दे रहे हैं, हम ही इनको पढ़ा रहे हैं, आपका रेंट भी लगता है। तो आपको जेआरएफ में एचआरए भी मिलता है, ये फायदा होता है विथ जेआरएफ। बट काफ़ी लोग हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट नेट और जेआरएफ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो पीएचडी। इसके लिए आपको करना होगा एग्जाम क्लियर, फिर उसके बाद में होगा इंटरव्यू, कहीं कहीं इंटरव्यू नहीं भी होता है, तो ये वाली चीज़ रहने वाली है। प्लस जिनकी जेआरएफ हो गई है उनको कोई एग्जाम नहीं देना होता है, बहुत सारी जगह, काफ़ी जगह देना भी होता है, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू भी हो जाता है पीएचडी में एडमिशन। ये चीज़ है। उसके बाद देखिए लोग पूछते हैं कि पीएचडी में करना क्या होता है, तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है सीरियसली तो ही आप पीएचडी करना, और प्रमोशन चाहिए तब तो आप करोगे। ठीक है, बट मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ कि पीएचडी में होता क्या है, जो मुझे अब समझ में आया है। ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आप शुरू से सब कुछ समझ में आता है आपको। ठीक है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, बट बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी आप लोगों की कि आप लोग अभी बेसिक लेवल पे हो, अभी आपको सब चीज़ें जाननी है, समझनी है, इट्स वेरी गुड। ओके, तो पीएचडी में होता है आपका सबसे पहले रिसर्च इंटरेस्ट, कि आपको किस चीज़ में पीएचडी करनी है, किस चीज़ में रिसर्च करनी है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, उस रिसर्च का कोई एक टॉपिक उठाओगे। ठीक है, कि मुझे ये टॉपिक उठाना है। टॉपिक कई बार ऐसा होता है आपको नहीं समझ में आता है, तो आपको लिटरेचर रीड करना पड़ता है पुराने। ठीक है, पुराने मान लो 10-15 साल के आपने लिटरेचर रीड किया, आपने उनको कनेक्ट किया, आपको समझ में आया कि हाँ ये ऐसे होता है। तो इसमें गैप भी तो है, ज़रूरी थोड़ी है कि हर रिसर्च जुड़ गई पूरी, गैप भी तो है, गैप फिलिंग का काम आप कर सकते हो। वहाँ से आप क्वेश्चन उठाओगे कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर आप हाइपोथेसिस लिखोगे कि शायद इसका आंसर ये हो सकता है। उसके लिए आपको एक मेथड जनरेट करना पड़ेगा, एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। उस प्रोटोकॉल को जब आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कुछ रिजल्ट आएंगे। ठीक है, फिर आप उस रिजल्ट पे डिस्कशन करोगे, फिर आप देखोगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, डेली लाइफ में, सोसाइटी के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तब आपको समझ में आएगा कि ये इसका बेनिफिट है, ये इसके स्कोप है, फ्यूचर में हम ये भी कर सकते हैं। रिसर्च कभी खत्म नहीं होती, रिसर्च चलती रहती है। पीएचडी एक स्टेशन है, बस रिसर्च चलती रहती है। ओके, काफ़ी लोग उनको रिसर्च पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका आंसर ये है कि आप कोई भी एक रिसर्च पेपर है, जैसे मान लो ये एक रिसर्च पेपर है, हम इसको देखेंगे तो ऐसा नहीं पढ़ा जाता आपसे कि हम पूरा पढ़ने बैठ जाएं। सबसे पहले आपको उसमें अपने दिमाग में क्वेश्चन रखने हैं कि टॉपिक क्या है इसका, टॉपिक पढ़ो। ठीक है, फिर उसके अंदर आप चीज़ें नोटिस करो कि इसके अंदर मुझे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे नहीं कूदना है, सबसे पहले मुझे इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इसकी हाइपोथेसिस क्या है इसके अंदर। ठीक है, रिसर्च किस चीज़ पे हुई है, कुछ कुछ कीवर्ड्स को पकड़ना है आपको। आपको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ओवरऑल आपने देख लिया। फिर आप देखोगे उसकी फिगर। ठीक है, उसमें फिगर है, उसमें टेबल है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो इनको आप देखोगे, ग्राफ है, उनको समझने की कोशिश करोगे।
फिर आप देखोगे कि ये करने के लिए कौन से मेथड का इन्होंने यूज किया है, फिर आप उसका मेथड देखोगे थोड़ा सा, तब थोड़ा थोड़ा देखो आप, ठीक है, तब आपको इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर। फिर आप देखो इससे रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश करो, स्कोप देखो, इसका क्या स्कोप है, क्या सिग्निफिकेंस है। इस तरह से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रिसर्च पेपर पढ़ना होता है, किस तरह से उसमें इंटरेस्ट जनरेट होता है। वरना आप किसी की स्टडी ऐसे नहीं पढ़ सकते कि इसने ये स्टडी की है, लो मैं पढ़ देता हूँ इसकी स्टडी, ये नहीं होती है, ठीक है। आपको उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होता है, इंटरेस्ट के लिए आपको कुछ कुछ हाइलाइट्स पढ़ने पड़ेंगे पहले, ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट जगे, फिर आप उसमें पढ़ो, ठीक है। तो ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाइड इशू होते हैं काफी लोगों को, मुझे भी था गाइड इशू, बट मैंने ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था और मेरा फिर थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था वहां पे जाने के बाद। तो मेरे को ये था कि मुझे यहाँ से करनी ही नहीं है, ओके, कुछ अलग इशू चल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा नहीं करनी। लेकिन अगर आपको ये हो गया है कि आपको काफ़ी टाइम हो गया है पीएचडी करते हुए और आपको गाइड के साथ वाइब मैच नहीं हो रही है, और काफ़ी लोग तो मतलब गलत इशू भी बनाते हैं, जैसे कि गाइड ज़्यादा डांट रहा है या फिर गाइड ये कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये रियल इशू है आपके गाइड को छोड़ने के, क्योंकि इफ़ ही इज़ नॉट स्ट्रिक्ट, ही और शी इज़ नॉट स्ट्रिक्ट, तो आप कैसे काम करोगे भाई। गाइड का नाम, मतलब मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मतलब ठीक है, वरना मैं तो पीयर प्रेशर में ही काम करती हूँ, परफॉर्मेंस प्रेशर में ही काम करती हूँ, ओके। बट कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसे हो रहा है कि नहीं अब मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है, आप झगड़े पे मत जाओ, बहुत दिमाग से काम लो, ठीक है। जिस तरह से मैंने भी लिया था, थोड़ा कोशिश की थी दिमाग से काम लेने की। तो इसमें आपको क्या करना होगा, अपने गाइड से बात करनी होगी, अपनी प्रॉब्लम पहले बतानी होगी, क्या पता वहीं सॉल्यूशन हो जाए, क्या पता नॉर्मल हो जाए चीज़ें, है ना। तो आप पहले कोशिश करो कि चीज़ें नॉर्मल हो जाए। अगर नहीं हो रही है तो आप उनको बोलो सर आई वॉन्ट टू लीव, ओके, मुझे ट्रांसफ़र चाहिए किसी और गाइड के पास। तो वो पूछेंगे आपको कौन गाइड होना चाहिए, किसके पास जाओगे। तो कोशिश करना कि आप उनसे प्यार से ही सब चीज़ें ख़त्म करके जाओ, ठीक है, जहाँ तक हो सके ट्राई करना, ठीक है। उनसे फिर आपको ढूंढना पड़ेगा एक दूसरा गाइड जो आपको लेने के लिए रेडी हो, जिसको आपका टॉपिक कंटिन्यू करवाने में इंटरेस्ट हो, तो आपको वो गाइड सर्च करना होगा और इजीली आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। काफ़ी लोगों का, मेरे दोस्तों का हुआ है ट्रांसफ़र, तो इट्स नॉट अ बिग डील, बस आपको हैंडल चीज़ों को बहुत कामली, कूलनेस के साथ करना होगा, ओके। तो आई कवर ऑल द क्वेश्चन आई गेस, यस, हाँ जी, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, ठीक है। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। और काफ़ी लोगों के, एक और क्वेश्चन मेरे को याद आया, मैंने इसमें लिखा नहीं है, बट मेरे को एक क्वेश्चन याद आया कि किसी ने मुझसे पूछा था कि हम 12th में हैं, काफ़ी 12th वाले बच्चे भी आए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि और 12th के बच्चे भी इतने ज़्यादा अवेयर है, उनको अभी से ही टेंशन होने लग गई, ठीक है। तो जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी, ये सिर्फ 12th वालों के लिए नहीं है, ये बीएससी कर लिए जिन लोगों ने, उनके लिए भी है, एमएससी कर लिए या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट डॉक के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं ना, उनके लिए है। फर्स्ट थिंग, अभी एआई का ज़माना है, नेट इतना अच्छा है, ठीक है। तो आप क्या करो, किसी भी चीज़ का वेबसाइट होती है, ठीक है, वहाँ पर जाओ, एडमिशन सेक्शंस में जाओ, वहाँ देखो आपकी कहाँ कब एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसका पूरा पीवाईक्यू देखो, वहाँ पे अपलोडेड भी होते हैं। और वो नहीं तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो, यूट्यूब पे आप डायरेक्ट कीवर्ड डालो अपने, और आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट मिलेंगे जहाँ भी एडमिशन्स ओपन है, पीएचडी के, बीएससी के, एमएससी के, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ट्राई करो कि आप खुद से ढूंढो, अगर आपको नहीं मिल रहा है, आई एम देयर फॉर हेल्प यू, ओके। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज मैंने थोड़ा सा बाइंड अप आराम से करने की कोशिश की है, और पता नहीं कैसा आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर जैसा भी आया, अपनी फीडबैक ज़रूर देना कि मैं ये चीज़ करूँ या फास्ट ना बोल के स्लो बोलूँ, या एक एक क्वेश्चन ऐसे यहाँ प्रिंट करूँ, तो जैसा आप बोलोगे आई विल डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।